हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका नेक्स्ट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग कल्चुरी वंश के जो राजा हुए थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे जो कल्चुरी वंश से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी कल्चुरी वंश के लिए, ये सब हमारे लिए शेष बचा हुआ है। ठीक है, और जो टॉपिक बचा हुआ है वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट न कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही है। यदि आप विगत वर्षों के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि इससे, इस टॉपिक से, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी कल्चर की, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कल्चुरियों की शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बृहद अध्ययन करने जाएंगे। ओके, तो कल्चुरियों की जो शासन व्यवस्था थी, इसकी जानकारी हमको कहाँ से पुष्टि होती है? तो इसकी जानकारी आपका 1838 ईस्वी में जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी जिस्म था, उन्होंने कल्याण साय के दौरान जो जमाबंदी जो पुस्तिका लिखी गई थी, उन्होंने उसको प्राप्त किया। उसी के अनुरूप यह बताया कि कल्चुरियों की स्थिति किस प्रकार थी। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कल्चुरियों की शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। ठीक है, राजतंत्रीय व्यवस्था थी। ये किसने बताया? तो आपके जिस्म जी ने उजागर किया इस बात को। किसके आधार पर? तो कल्याण साय के जमाबंदी पुस्तिका के आधार पर ही इस बात को उजागर किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस व्यवस्था में क्या थी कि राजतंत्रीय व्यवस्था थी। अर्थात कल्चुरियों की जो व्यवस्था थी वहां पर, वो हमारा राजतंत्र था। और इसका मतलब यह है कि वहां पर जो शासन व्यवस्था जो चल रही थी, वो लोगों के द्वारा चुना गए जनता के परिणाम स्वरूप नहीं हो पा रही थी, बल्कि राजा के द्वारा ही। राजतंत्र अर्थात राज अर्थात राजा, तंत्र मतलब शासन, अर्थात राजा का शासन वहां पर किया जा रहा था। ठीक है, अर्थात राजा चाहे तो किसी प्रकार के नियम बना सकता था, राजा चाहे तो किसी प्रकार के नियम को तोड़ सकता था। मतलब संपूर्ण जो अधिकार था ये आपके राजा के पास था। ठीक है, अब इसके मतलब राजा के ऊपर किसी भी प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था उसके ऊपर आश्रित नहीं थी, उस पर दबाव नहीं था, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था। ठीक है, इसके बावजूद भी जो कल्चुरी जो राजा थे, ये प्रकार का अत्याचारी राजा नहीं हो पाए। ठीक है, ये बहुत ही प्रजा कल्याण के विषय में ही बात करते थे, उनके कल्याण काम भी करते थे। ठीक है, इसका वजह धर्म पर ये विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये धर्म के आधार पर ही अपना राजकाज जो व्यवस्था थी उसको संचालित करते थे। यदि कोई भी काम यदि गलत होता था तो इनके जो महापुरोहित होते थे ये उनको बताते थे कि यदि आप ऐसा काम करोगे तो ये आपके लिए गलत काम है, इसलिए इस काम को आप छोड़ दो, ऐसा काम मत करो। यदि आप प्रजा को दंड दोगे किसी कारणवश, प्रजा के साथ बहुत ही कर की मात्रा आप बढ़ा दोगे, इसके प्रति क्या होगा? इससे प्रजा बहुत ही दुखी होंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो प्रजा के लिए क्या होगा? अहितकर होगा। तो इस तरह से वे जो पुरोहित जो होते थे वो राजा को चेता देते थे। ठीक है, जिसके कारण जो राजा जो होते थे वे उस तरह के कार्य नहीं करते थे, अर्थात वे हमेशा ही प्रजा कल्याणवश काम करते थे। अर्थात ये प्रजा वत्सल थे और प्रजा को प्रेम करने वाले, उनके प्रति सम्मान की भावना रखने वाले इस तरह के राजा कल्चुरी राजा थे। ठीक है, तो आपको समझ में आगे होगा। राजतंत्रीय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर क्या होता था कि यदि मान लें कि राजा की मृत्यु हो गई या किसी भी कारण उसकी जो विफलता आपको देखने को मिलेगी, जब बहुत ही कमजोर हो चुका है और कोई दूसरा यहाँ पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो तब की किसी कारण से राजा की पद यदि खाली हो जाता है, तब की स्थिति में शासन व्यवस्था कौन संभालता था? इसका जो जवाब है वो आपका अमात्य, जो आपका महाअमात्य जो होता था, अर्थात राजा के अनुपस्थिति के दौरान अमात्य जो है इनके शासन व्यवस्था राजकाज को ये संभालते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि रत्नदेव तृतीय के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय उनका जो सत्ता थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, बहुत ही वो निर्बल हो चुके थे। इसी कारण उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो इनके जो मंत्री थे गंगाधर राव, उन्होंने ही इसको संभाला था और उनके साम्राज्य को विस्तार किया था। उनके जो राज्य की सीमा थी उसको उन्होंने सुरक्षित प्रदान किया था। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि कल्चुरी जो शासन व्यवस्था थी वह किस व्यवस्था पर आधारित थी, राजतंत्र पर थी या फिर लोकतंत्र पर थी, इस पर व्याख्या कीजिए। तो मैंने जो आपके सामने जो बातें जो डील किया है उसी शब्दों को आप लिखना है।
और एक चीज ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड में जो मैं लिखा हूँ वो बहुत ही संक्षिप्त है, इसलिए मेरे मुख से जो वार्ता जो निकल रही है उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और जो जो वार्ता निकल रही है उसको आप लोग नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखा जाए तो कलचुरी वंश के जो राजा हुए उनके बहुत सारी शिलालेख की प्राप्ति, ताम्रलेख की प्राप्ति, उसके आधार पर बोला जाता है कि इनका जो प्रशासन जो व्यवस्था थी इस आधार पर थी। अर्थात पहले राष्ट्र थे, मतलब पूरा संपूर्ण जो उनका जो शासन व्यवस्था था पहले राष्ट्र था। यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अभी पूरा एक देश होता है, उसी के दौरान उस समय ये पूरा राष्ट्र होता था। ठीक है, राष्ट्र के अंतर्गत आपका विषय होता था, अब विषय के अंतर्गत आपका देश या फिर जनपद होता था। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। और देश या फिर जनपद के अंतर्गत आपका मंडल हुआ करता था। ठीक है, यदि हम लोग उसको वर्तमान दृष्टिकोण से इसको हम लोग कंपेयर करना चाहें तो उस वर्तमान में जो संभाग है उस समय वो राष्ट्र हुआ करता था, जो जिला जो है उस समय विषय हुआ करता था, जो तहसील अभी है उस समय वो देश या कुछ जनपद कहते थे, और जो वर्तमान जो खंड जो है विकास खंड जो है वो उस समय मंडल हुआ करता था। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो आपका रत्नदेव द्वितीय के जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें आपका विषय शब्द का वहां पर उनके शिलालेख में वहां पर वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ पृथ्वीराज द्वितीय के जो शिलालेख प्राप्ति हुई है उसके जो शिलालेख में देश या जनपद का बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने मंडल के बारे में वहां पर वर्णन किया है। मंडल उस समय बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि आपका अपर मंडल हो गया, कोमोमंडल हो गया, इस तरह से उनके अभिलेख में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इस तरह से व्यवस्था आपके कलचुरी राजा के शिलालेखों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ हमारा शिलालेख की बात। ठीक है, परंतु यदि हम लोग बहुत ही गंभीरता से यदि हम लोग उसके हमको प्रमाण जो मिला है, ठीक है, उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो 3 आधार पर बटी हुई थी। कितने आधार पर? 3 आधार पर। कौन कौन सा था हमारा? पहला गढ़ था, और गढ़ के अंतर्गत ही आपका बराह था, या उसको हम तालुका बोलते हैं, और तालुका के अंदर ही आपका ग्राम था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ गढ़ के अंदर बराह बोलते हैं इसको हम लोग, बारह करके आपको बरहो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको ग्राम था। अब बराह या फिर बरहो या फिर हम लोग बारह को तालुका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। गढ़ क्या थे? तो एक गढ़ में आपका 84 गांव आते थे। कितना गांव आते थे? 84 गांव। अब बराह या फिर तालुका में 12 गांव आते थे। कितना गांव? 12 गांव। अब तो हम बोल सकते हैं कि एक गढ़ बराबर 84 गांव, एक 12 या फिर एक तालुका बराबर 12 गांव। ठीक है, और ग्राम जो थी ये सबसे प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत ही छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई देखा जाए तो कौन थी? हमारा गढ़ था। ठीक है, और गढ़ का जो प्रमुख थे उसको हम दीवान के नाम से जानते हैं। बराह के जो प्रमुख थे या फिर तालुका के जो प्रमुख थे उससे हम लोग दाऊ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दाऊ के नाम से जानते हैं। और ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था उससे हम लोग गोटिया कहते थे। क्या कहते थे? गोटिया। ठीक है, और इनका प्रमुख काम क्या था? तो इनका प्रमुख काम करों की वसूली करना होता था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो अपना काम है ये अपने स्वतंत्रता पूर्वक ये कर सकते थे। मतलब ये किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं होते थे, मतलब राजा के दबाव में नहीं होते थे। मतलब ये अपना जो काम, अपना जो कर का वसूली करते थे ये अपने स्वयं अपने हिसाब से ये कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि हमें जो मंडल जो होता था उसके जो प्रमुख थे उसको हम मांडलिक के नाम से जानते थे। ठीक है, मतलब वहां पर शिलालेख में इस बात की वर्णन किया गया है। और मांडलिक के ऊपर जो महामंडलेश्वर जो होता था वो पूरा 1 लाख गांवों का वो स्वामी हुआ करता था, जिसे हम लोग महामंडलेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यदि हम लोग वास्तविकता से देखें तो हमारा प्रशासनिक जो दृष्टि था ये इस पर आधारित था। ठीक है, और इसका जो वर्णन है आपको शिलालेख को देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि शासन व्यवस्था किस तरह से संचालित था। अर्थात इसमें जो भी अधिकारी थे क्या ये राजा के अधीन काम करते थे या फिर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से काम करते थे, इस बात की पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से हम लोग प्रशासनिक जो दृष्टिकोण है जो बांटा गया है इसको हम लोग इसको चुनते हैं, क्योंकि इसमें हमको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि एक गढ़ के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, एक बराह के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, सभी प्रकार की जानकारी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो आप
इसको शिलालेख के आधार पर इसको लिख सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने के मिली है। तो यदि आप लोग नहीं लिख पाते हैं तब की स्थिति में इसका वर्णन आप बखूबी रूप से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि जो अमात्य मंडल क्या था, तो जो राजा जो हुआ करते थे वे अपने जो शासन व्यवस्था था वे अपने स्वयं अपने आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वह अपना काम स्वयं रूप से नहीं कर सकते। मतलब एक ही आदमी बहुत सारे विभाग को अकेला नहीं संभाल सकता, उसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय भी राजा जो होते थे उसका एक मंडल था, जिस तरह से अभी हम लोग क्या बोलते हैं कैबिनेट के नाम से जानते हैं, मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अभी कैबिनेट या मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। तो उस समय इसे अमात्य मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अमात्य मंडल में कितना मंत्री होते थे, तो 8 मंत्री हुआ करते थे। कितना मंत्री, 8 मंत्री। ठीक है, अब देखते हैं 8 मंत्री कौन कौन थे। तो पहला जो है आपका महामंत्री का काम क्या था, तो महामंत्री राजा को किसी भी अपना काम काज संभालने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए वे उसको सुझाव देते थे, जिसके अनुरूप राजा अपना काम को सुचारू रूप से कर पाता था। ठीक है, अगला है हमारा महामात्य का काम यही होता है कि जो भी राजा द्वारा नीति का निर्माण किया जा रहा है, जो भी उसके द्वारा आदेश बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंट जो जिस जगह पर करना है वो सुचारू रूप से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, मतलब तो मैनेजमेंट का काम महामात्य के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महासंधि विग्रहक। तो महासंधि विग्रहक कौन है, तो ये हमारा जो राष्ट्र प्रबंध के प्रमुख हम लोग महासंधि विग्रहक के नाम से जानते हैं। पर राष्ट्र प्रबंध से तात्पर्य यह है कि पर मतलब होता है दूसरा होता है, राष्ट्र मतलब राज्य होता है। तो किसी दूसरे राज्य के जो विभाग, तो किसी दूसरे राज्य के साथ कुछ भी अब संबंध बैठाना होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में एक देश दूसरे देश के साथ जो भी संबंध बैठाने के काम जो करता है हमारा विदेश मंत्री करता है, तो उसी तरह से जो विदेश मंत्री अभी के समय है, तो उस समय हमारे महासंधि विग्रहक हुआ करते थे। ठीक है, जो कि किसी भी 2 राज्यों के बीच में एक अच्छी तालमेल व्यवस्थापित करते थे। ठीक है, इसका जो विभाग थे उसके हम किस नाम जानते हैं, तो संधि विग्राहीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, संधि विग्राहीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, संधि विग्राहीकरण के साथ साथ इसको हम लोग पर राष्ट्रीय विभाग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा महासंधि विग्रह के बारे में। अब देखिए महाधर्माधिकारी क्या होता है कि ये धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता है। किसका, धर्म विभाग का प्रमुख। अब तो इसका मुख्य काम क्या होगा, तो इसका मुख्य काम यही होगा कि किस तरह से अपने धर्म के बारे में राजाओं को ज्ञान प्रदान करना कि आप इस तरह से काम ना कीजिए, ये गलत काम है, आप अच्छा काम कीजिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि यही जो कारण है ये राजा को निरंकुश या फिर एक आक्रामक राजा बनने के प्रति रोक लगाता है। ये धर्म से संबंधित बातों को राजा को बतलाते थे और बोलते थे कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ठीक है, उसी आधार पर राजा अपना काम सुचारू रूप से कर पाता था। इसके साथ साथ जो धर्माधिकारी का काम क्या होता था कि किसी भी राजा का तिलक समारोह करना है, उसके उत्तराधिकारी जो युवराज होता है उसका तिलक अधिकारी करना है, तो ये सब धर्म में संबंधित ये काम इनके द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा महाधर्माधिकारी के बारे में हो गया। यहाँ अब देखते हैं महाक्षपटली और महाप्रभाती, ये दोनों एक ही होते हैं, मतलब ये एक ही विभाग संबंध है, महाक्षपटली और महाप्रभाती। देखते हैं ये कौन है, तो ये दोनों हमारे राजस्व विभाग से संबंध, किस विभाग से, राजस्व विभाग संबंध है। राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से भी उसको जानते थे। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या था, जैसे कि हम राजस्व बोलते ही हमारे मुख में एक ही शब्द आता है, उसका काम क्या होगा, लगान निर्धारित करना, मतलब लगान की वसूली करना, या फिर किसी भूमि को नापते थे और उस आधार पर ये लगान को निर्धारित करते थे, जिसके आधार पर किसी भी किसानों को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को उस आधार पर उनको कर देना पड़ता था राजा को। ओके, विभाग का प्रमुख हमारे महाप्रभाती होते थे, महाप्रभाती। ठीक है, विभाग का प्रमुख, जबकि किसी भी कार्यालय के जो प्रमुख होते हैं उसको महाक्षपटलिक के नाम से जानते हैं। अर्थात राजस्व विभाग का जो प्रमुख उसको क्या बोलेंगे, महाप्रभाती के नाम बोलेंगे। ठीक है, और राजस्व जो कार्यालय है, राजस्व जो हमारा ऑफिस है, उसका जो प्रमुख क्या बोलेंगे, इसके प्रमुख हम लोग महाक्षपटलिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, महाक्षपटलिक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अधिकारी हमारे ये राजस्व विभाग से संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्व विभाग के अंदर
उतर गया, सबसे पहले क्या आएगा, तो आएगा। तो आय का स्रोत क्या था, पहले सबसे पहले ये जानिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि आय का स्रोत आखिर कलचुरी वंश में कौन सा था, ठीक है। तो आय के बहुत सारे साधन थे। आय का जो मेन स्रोत था वो हमारा कर व्यवस्था, क्या टैक्सेशन, क्या था हमारा टैक्सेशन। ये टैक्सेशन के थ्रू ही अपना आय को बढ़ाते थे, अपना आय की प्राप्ति करते थे। कैसे टैक्सेशन, किस तरह से टैक्स लगाते थे, तो ये जो अपने जो टैक्स लगाते थे बहुत ही विविध प्रकार के टैक्स लगाते थे, ठीक है। जैसे कि आपका उद्यान कर हो गया, ठीक है, या फिर आपका तालाब कर हो गया, या फिर किसी तालाब में किसी मवेशी को आप नहला रहे हो उसका उसमें टैक्स लगाना पड़ेगा, बाजार व्यवस्था के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा, या फिर किसी भी गांव में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन कर लगाना पड़ेगा, और उस उत्पादन को किसी अन्य गांव में आपको बेचना पड़ेगा तो बिक्री कर टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि कोई बाजार किसी भी जगह लग रहा है, ठीक है, तो बाजार व्यवस्था लग रहा है तो बाजार में उस वस्तु को बेचने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था। या फिर किसी नदी को पार करते हुए आप कहीं और गांव जा रहे हो तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। या फिर आप नाव की सवारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको टैक्स अदा करना पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार से टैक्स व्यवस्था इसमें शामिल हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि किसी बाजार में जो भी सामान आता था उसके लिए बिक्री कर, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाथी और घोड़ा इसके लिए भी बिक्री कर देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसका जो मूल्य था ये अलग अलग था, ठीक है। हाथी के लिए जो था हमारा 4 पौर देना पड़ता था, जबकि घोड़ा जो था उसके लिए 2 पौर देना पड़ता था, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर ये पौर क्या होता है। तो कलचुरी शासन काल में क्या होता था, 2 सिक्के चलते थे। पहला हमारा सोने के सिक्का छोटा सा, और दूसरा हमारा चांदी का छोटा सा सिक्का। तो चांदी का जो छोटा सा सिक्का जो हुआ करता था उसी का हम लोग पौर कहते थे, क्या बोलते थे, पौर। तो घोड़े के लिए 2 पौर देना पड़ता था और हाथी के लिए 4 पौर देना पड़ता था, ठीक है। तो इस आधार पर वहां पर उनकी बिक्री कर के लिए उनको पैसा उनको अदा करना पड़ता था, किसके फॉर्म में, तो टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को बेचने के लिए बाजार आ रहा है, ठीक है, तो बाजार में उसको बेचने के लिए एक परमिट लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था, परमिट। और परमिट का नाम क्या था, तो युगा। ध्यान दीजिए इसको, क्या नाम था, युगा। युगा नाम उसको परवाना लेना पड़ता। परवाना मतलब होता है आपका परमिट। परमिट लेने के पश्चात ही कोई व्यक्ति बाजार में अपना सामान को बेच सकता था, ठीक है। और यह परमिट क्या था, यह परमिट सिर्फ दिन भर के लिए होता था, ठीक है। तो व्यक्तियों को 2 युगा हेतु 1 पौर देना पड़ता था। दिन रात के कितना देना पड़ेगा, तो आपको 1 पौर उनको अदा करना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको ध्यान दीजिए, युगा। आपको जो नया जो टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि काल में युगा क्या था, इसके बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस सब तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब देखते हैं इसके बाद ये हमारा हो गया महाक्षपटलिक और महाप्रभाती के बारे में। अब देखते हैं महाप्रतिहार और महासमन। महासमन क्या होता है कि बहुत जो सामान जो हुआ करते थे ये कर का वसूली करते थे, ठीक है। तो सभी सामान को मिलाकर एक प्रकार का महासामान हुआ करता था। उसको सभी सामान को ये क्या करते थे, एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेट के रूप में अपना भूमिका को अदा करते थे, ठीक है। अब देखते हैं महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो होता था ये हमेशा एनी टाइम राजा के पास रहा करता था, ठीक है। मतलब कि राजा द्वारा कोई भी नीति बनाया जाता था तो उस नीति को ग्रामीण स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संदेश वाहक जो होता था वही हमारा महाप्रतिहार होता था। अर्थात महाप्रतिहार ही राजा के द्वारा बनाए गए निर्देश को या फिर उसके द्वारा बनाए गए नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के काम ये महाप्रतिहार करता था। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी जो हुआ करते थे उसको ये बतलाते थे कि राजा ने इस तरह से कुछ डिसीजन लिया है तो इस डिसीजन को आप अपने विभाग में क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो ये सब जितने भी अधिकारी जो होते थे विभिन्न विभाग का, इन सबको ये अवगत कराते थे और अवगत कराने के पश्चात उस अधिकारी द्वारा उस संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उसको संपन्न कराया जाता था। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति राजा से मिलना चाहता है तो उस व्यक्ति को राजा से मिलने के पहले एक इससे परमिशन लेना पड़ता था, किससे, महाप्रतिहार से। अब महाप्रतिहार राजा के पास जाता था और बोलता था कि कोई आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अब राजा के परमिशन जैसे प्राप्त होती थी तो वह व्यक्ति उसको अंदर बुलाता था प्रतिहार, और प्रतिहार द्वारा इस काम को भी संपन्न कराया जाता था।
ठीक है। तो प्रतिहार के दो काम थे, पहला कि राजा द्वारा बनाई गई नीतियों को अधिकारियों के समक्ष क्या करना, प्रेषित करना। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने आता था तो उसके बारे में राजा को अवगत कराना। ठीक है, ओके। न्याय विभाग के देखते हैं तो न्याय विभाग के जो प्रमुख समूह दांडिक क्या बोलते हैं, दांडिक नाम से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो जुर्म करने के लिए उसको दंड कौन देता है, दंड आपका न्यायालय देता है। ठीक है, तो न्याय विभाग का दांडिक हो जाएगा। ठीक है, तो दंड देने का काम आपका दांडिक द्वारा किया जाता था कि किसी प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति है यदि राजा द्वारा बनाए गए नियमों को या फिर उसकी नीतियों को पालन नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, सुचारू रूप से उसका पालन करने से इंकार कर रहा है, तब की स्थिति में व्यवस्था किया गया था न्याय विभाग का। और न्याय विभाग के प्रमुख को हम लोग दांडिक बोलते हैं। धर्म विभाग के बारे में हम लोग पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, युद्ध एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, युद्ध एवं प्रतिरक्षा के लिए आपका जो प्रमुख था उसको हम लोग महासेनापति, कहीं कहीं आपको सेनापति देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको साधनी देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे युद्ध एवं प्रतिरक्षा के जो प्रतिरक्षा से मतलब है कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, विरुद्ध हम कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, वही हमारा प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो इस संबंध में जो युद्ध और प्रतिरक्षा के संबंध में हमारा चतुरंगी सेना, कितनी सेना थी, चतुरंगी। चतुरंगी मतलब 4 प्रकार की सेना थी। कौन कौन सा, हस्ती सेना, आपका अश्व सेना अर्थात घोड़े की सेना, रथ सेना और आपका लास्ट है पैदल सेना। ठीक है, तो जो हमारा जो हस्ती सेना थी उसके जो प्रमुख हम लोग महापिलुपति। ठीक है, और हमारा जो अश्व सेना के जो प्रमुख है हम लोग महाश्वसारणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, महाश्वसारणी। और हम लोग हस्ती सेना प्रमुख को महापिलुपति के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। तो इस तरह से युद्ध एवं प्रतिरक्षा के संबंध में ये बातें यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख थे जो कि किसी भी कारण से युद्ध होता था तब की स्थिति में ये जो सेना प्रमुख थे अपने सेना दल को यहाँ पर संचालित करते थे और सुचारू रूप से ये राजा के युद्ध में ये सहभागिता अपने आप को सुनिश्चित करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ युद्ध और प्रतिरक्षा के संबंध में ही क्या होता है कि जो राजा जो हुआ करते थे वे अपने राज्य को बचाने के लिए दुर्ग का भी निर्माण करते थे, किले का बनवाते थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाया हूँ कि जो बाहर से आया था, जो बहारेंद्र था, ठीक है, अपने कुसंगा अर्थात कुसगई छुरी में क्या करता, कोषागार का निर्माण किया था। किसके लिए, ये सिर्फ था अपने दुर्ग की, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए कोषागार का निर्माण किया था। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो दुर्ग का जो निर्माण किया गया था वो आपके राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यातायात प्रबंध कैसा था। क्या था, यातायात प्रबंध। यातायात प्रबंध से क्या तात्पर्य है कि यदि कोई भी नगर में, कोई भी ग्राम में कोई भी व्यक्ति यदि आता था या फिर जाता था, उसका जो देख रेख करता था वो आपका गमागमिक के अनुसार होता था। किसके अनुसार, गमागमिक के अनुसार। अर्थात गमागमिक जो होता था उसके नजरों से जो भी व्यक्ति गांव से यदि बाहर जाता था या फिर कोई बाहरी व्यक्ति गांव से अंदर आता था उसके देख रेख आपका गमागमिक द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके साथ साथ यदि किसी प्रकार की इलीगल टाइप का यदि हथियार है या कोई सामग्री है इसके द्वारा इसको जब्त करता था। कौन, आपका गमागमिक। ठीक है, गमागमिक नाम से स्पष्ट है। गम मतलब होता है आपका संस्कृत में गच्छ होता है, गच्छ मतलब जाना होता है। ठीक है, और उसको आगमिक, इसको हम संधि में से करेंगे तो हो जाएगा गम प्लस आगमिक। क्या हो जाएगा, गम प्लस आगमिक। गम आपका संस्कृत में यदि उच्चारण करें तो गच्छ होता है, गच्छ मतलब जाना होता है, आगमिक मतलब आना होता है। ये आपका गमागमिक का काम क्या था, आना जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखना। ठीक है, अब देखना हमारा जो लास्ट है परराष्ट्र प्रबंध के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला है हमारा कि पुलिस प्रबंध। क्या हमारा पुलिस प्रबंध का जो प्रमुख हम लोग दंड पासिक कहते हैं। अर्थात पुलिस प्रबंधन जो विभाग था उसको अधिकारी को, उसके प्रमुख अधिकारी को हम लोग दंड पासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो चोरों को पकड़ने वाला जो भी अधिकारी होता था उसको हम लोग दुष्ट साधक के नाम से जानते हैं। साथ साथ 2 चीज और होते थे, एक हमारा होता था चाट, दूसरा होता भट्ट। ठीक है, चाट और भट्ट भी हुआ करते थे। भट्ट जो अधिकारी होता था उसका काम होता था कि गांव या फिर नगर में शांति सुरक्षा को सुचारू रूप से मेंटेन करके बनाए रखना। ओके, अब चार्ट जो होता था उसका मुख्य काम होता है कि लोगों की संपत्तियों की रक्षा करना। ठीक है, ये हमारा चार्ट का काम हुआ करता था। ठीक है, ये हुई बात हमारे विभिन्न प्रकार के विभाग के बारे में। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, पंचकुल। क्या है हमारा पंचकुल। मैं थोड़ा यहाँ मिटाना चाहता हूँ हल्का सा, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके,
देखते हैं पंचकुल के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अमात्य मंडल में विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, वो अपना काम अपने विभाग के अंतर्गत ही संचालित सुचारू रूप से संपन्न करते थे, ठीक है। परंतु जो स्थानीय जो निकाय है ना, स्थानीय जो गांव है, स्थानीय जो नगर है, उसका जो शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए एक संस्था हुआ करती थी, एक कमेटी हुआ करती थी, जिसे हम लोग पंचकुल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंचकुल नाम से जानते हैं, ठीक है। पंचकुल को हम बोल सकते हैं सामान्य से कमेटी, क्या किस नाम से? कमेटी नाम से, ठीक है। इसकी जो संख्या हुआ करती थी हमारा 5 सदस्य। कितने होते थे? 5 सदस्य। कहीं कहीं आपको इसको 10 सदस्य देखने को मिलेगी। कितना? 10 सदस्य देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जानिए यहाँ पर कि पंचकुल जो होता था, ये प्रत्येक विभाग का एक पंचकुल हुआ करता था। पंचकुल विभाग के अंतर्गत किसी भी नीति निर्णय देने के लिए सक्षम थे। पंचकुल का काम क्या था? तो पंचकुल का आपका जो काम था, ये कर का वसूली करना। क्या काम था? करों का वसूली करना। इसके साथ साथ इसका जो काम था, न्याय देना, ठीक है। न्याय देना भी इसका काम था। हालांकि इसका काम न्याय देना तो था ही, परंतु इसके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि पंचकुल ने जो मेरा जो बातें हैं उसका जो गलत निर्णय दिया है, तो इसके विरुद्ध वह व्यक्ति राजा के पास जा सकता था और वह अपने बातों को उसके समक्ष रखते थे, राजा के समक्ष, और राजा उस पर जो भी निर्णय देते थे वह उसका अंतिम निर्णय होता था, ठीक है। नगर या फिर गांव में किसी भी प्रकार की यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता था, तो इसके विरुद्ध भी जो पंचकुल जो हुआ करता था, ये जुर्माना एक निर्धारित कर देता था। क्या? जुर्माना भी ये निर्धारित कर सकता था। जुर्माना निर्धारित इसलिए करता था कि कोई भी व्यक्ति मनमानी न कर सके, ठीक है। तो इसका पंचकुल के लिए भी प्रकार का अधिकार दिया गया था। और जो हमारा नगर का जो प्रमुख था, नगर के प्रमुख को हम लोग पूर्व प्रधान के नाम से जानते थे। किस नाम से? पूर्व प्रधान के नाम से जानते थे। जबकि गांव का जो प्रमुख था उसे हम लोग ग्राम भोगिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्राम भोगिक के नाम से। और जो भी कर वसूल करता था, ठीक है, उसे हम लोग सोल्लिक करते थे। किस बोलते थे? सोल्लिक। ओके, तो ये पंचकुल और ये सब में क्या अंतर है? तो पंचकुल एक प्रकार का 5 सदस्यों का एक कमेटी हुआ करता था, जबकि ये हमारा गांव या फिर नगर का ये स्थानीय स्वशासन, एक स्थानीय शासन व्यवस्था हुआ करता था। और गांव के जो प्रमुख थे उसे हम ग्राम भोगी के नाम से जानते थे या फिर ग्राम कोट के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और नगर के प्रमुख को हम लोग पूर्व प्रधान के नाम से जानते हैं। और जो भी वसूली करके उसमें सोल्लिक करते हैं। तो ये सब पंचकुल के अंतर्गत ये सब काम करते थे। फिलहाल जो पंचकुल तो एक अलग कमेटी हो गई, परंतु जो प्रमुख था हम लोग इस नाम से जानते थे, ठीक है। और जानिए कि पंचकुल का जो भी सदस्य जो होते थे उसको हम लोग महत्तर कहते थे। क्या बोलते थे? उसको महत्तर के नाम जानते थे। और पंचकुल में जो भी सदस्य होते थे, उसको जो प्रमुख होते थे उसको हम महत्तम बोलते। क्या बोलते थे? महत्तम, ठीक है। तो ये हमारे पंचकुल के बारे में हो गया। यदि आपसे पंचकुल के बारे में यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचकुल क्या है, तो यदि पूछा जाता है कि शासन व्यवस्था में पंचकुल क्या थी, इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मैंने जो बताया आपको, ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा। और जो पूर्व प्रधान है, ये ग्राम भोगी है, सोल्लिक है, ये आपका पंचकुल से अलग है, परंतु ये ग्राम स्तर पर ही एक अधिकारी है, ठीक है, जिसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज कलचुरी के शासन व्यवस्था को बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।